30 और 31 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम देखें क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट किस वजह से होता है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है टिंडल इफेक्ट के बारे में। हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ लिया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट स्कैटर करती है, जो कलर लाइट के जिनकी डिविएशन मैक्सिमम होती है वो कलर मैक्सिमम स्कैटर करते हैं। ठीक है, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था कि बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने देखा था कि जब किसी प्लेन मिरर पे लाइट पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, मेकिंग एन एंगल। ओके, तो हम देखेंगे कि टिंडल इफेक्ट किस वजह से होता है। तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। एसएससी इजी क्वेश्चन पूछती है हर बार और क्वेश्चंस बड़ी बार रिपीट होते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू अच्छे से कर लें। जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से ही बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करेंगे जितने हो सकते हैं क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी हम डिटेल से पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि फुलमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, होती किसकी स्टडी है ये? लॉजी जिसके साथ लग जाए मतलब कि वो है स्टडी। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ये होती है लाइटनिंग की स्टडी। जैसे हम ऑप्टिक्स कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक टर्म है, इसको हम याद रखेंगे कि ये लाइटनिंग के लिए यूज़ होती है। इसके साथ हमारा ऑप्टिक्स चैप्टर के जो पीवाईक्यू थे वो ख़त्म होते हैं। ऑप्टिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन से 1 क्वेश्चन और ह्यूमन आई से 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये बड़ी हद एक आ जाएगा रिफ्लेक्शन से या मिरर से। वो क्वेश्चन होगा इमेज फॉर्मेशन पे। ठीक है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये जो चैप्टर है इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बीमारियां हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन से लेंस यूज़ होते हैं और किस वजह से ये बीमारियां होती हैं। ओके सर, नेक्स्ट चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 35, आगे कंटिन्यू करते हैं सीरीज कि डैश इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर टू विच द एयर वुड हैव टू कूल एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वाटर वेपर कंटेंट इन ऑर्डर टू रीच सैचुरेशन। कि कौन सी टर्म है ऐसी जो हमें बताती है कि टेम्परेचर कूल डाउन होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। कूल डाउन मतलब कि डिक्रीज होगा, कि एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट वाटर वेपर कंटेंट इन ऑर्डर टू रीच सैचुरेशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है जी, साथ साथ में हम पढ़ लेते हैं कि एयर टेम्परेचर क्या होता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमने पढ़ लिया कि कांस्टेंट कि टेम्परेचर टू विच द एयर वुड हैव टू कूल, कि एयर ठंडी होगी मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वाटर वेपर कंटेंट पे, जब तक वो सैचुरेशन रीच ना कर ले। ठीक है, अब हम देखेंगे एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर, मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। टेम्परेचर ऑफ द एयर
surrounding an individual and is typically measured in degree सेल्सियस। ठीक है, एयर टेम्परेचर मतलब कि आसपास कोई ह्यूमन है, जैसे ये कोई ह्यूमन है, इसके आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे एयर टेम्परेचर, और इसको हम टिपिकली मेजर करते हैं सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है जी। आगे देखते हैं, हमारा ऑप्शन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक ऑप्शन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए, जैसे क्वेश्चन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में पूछा गया ना, सेम यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में या एयर टेम्परेचर के बारे में, कि एयर टेम्परेचर होता क्या है, कि नॉर्मल एयर जो हमारे सराउंडिंग में है उसका क्या टेम्परेचर होगा, वो एयर टेम्परेचर हो गया, और इसको टिपिकली हम मेजर करते हैं सेल्सियस में। वैसे जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, सरफेस टेम्परेचर हो गया, है ना, तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। जब पेपर में इसके बारे में पूछेगा तो हमें याद आ जाएगा कि ये हमने कहीं चीज़ पढ़ी हुई है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, relative humidity is a measure of how much water vapor is in a water air mixture as compared to the मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल। कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि इसको हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि हाउ मच वाटर वेपर इज इन वाटर एयर मिक्सचर, कि वाटर एयर मिक्सचर में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर एयर मिक्सचर में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एज कंपेयर टू मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स या 100 वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर वाटर एयर मिक्सचर में प्रेजेंट हो सकते हैं, और प्रेजेंट कितने हैं अज्यूम कर लेते हैं, जैसे 90। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव लग जाए ना, पता चल जाएगा कंपेयर हो रहा है किसी चीज़ के साथ, तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि कंपैरिजन किस में दिखा रहा है। जैसे यहाँ आ रहा है ना, कंपेयर टू मैक्सिमम अमाउंट पॉसिबल, यहाँ पे भी रिलेटिव लगा होगा वर्ड, तो हमें याद रखना है कि हो सकता है कंपैरिजन की बात हो रही है। ठीक है सर। आगे एक और ऑप्शन है हमारा सरफेस टेम्परेचर। जैसे नाम से पता चल रहा है कि टेम्परेचर नियर टू द सरफेस कितना होगा, टेम्परेचर नियर टू द सरफेस। सरफेस टेम्परेचर होता है कि सरफेस पे कितना टेम्परेचर है। ठीक है, इससे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी ऑप्शंस, टर्म्स वाले ऑप्शंस होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी टर्म्स हम पढ़ लें साथ साथ में। ठीक है, क्वेश्चंस PYQ से ही बार बार फॉर्म हो रहे हैं, SSC या JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जितने भी टर्म्स हैं हम उनको बार बार पढ़ लें, जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो पढ़ लें। PYQ लगाने का यही फ़ायदा है कि हमें पता चलता रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 36 है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, SSC MTS को क्वेश्चन है
कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रीड करता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रीड करता है, वो करता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। ठीक है सर, ये याद रखेंगे, ये डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है, बार बार ये क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट हो चुका है। ये एसएससी सीजीएल में भी रिपीट हो चुका है, सीएचएसएल और एमटीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द स्टीम पॉइंट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। स्टीम पॉइंट पहले देखेंगे ये होता क्या है। स्टीम पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच द मैक्सिमम प्रेशर of water is equal to 1 atmosphere. It has value of 100 degree on the Celsius scale and 212 degree Fahrenheit on the Fahrenheit scale. स्टीम पॉइंट होता है कि टेम्परेचर एट विच द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर। कि मैक्सिमम प्रेशर जो होगा, प्रेशर की वैल्यू होगी वो 1 एटमोसफियर के इक्वल होगी। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल पे ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस स्केल पे 100 डिग्री होता है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। बोलता कि हीट इन डैश इज ए टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर सब्सटेंस टू कोल्डर सब्सटेंस। तो ये होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर चल रहा है, तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ही पूछ रहा है। और हम याद रखें, हीट हमेशा ट्रांसफ़र कैसे होती है, हॉट सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस में। ठीक है सर, और हीट को मेजर कैसे करते हैं, हीट इज मेजर्ड इन जूल, बिकॉज हीट इज एनर्जी। हीट एनर्जी होती है और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ओके सर, 39 क्वेश्चन है, डैश एक्सपेंशन मेक्स द आईफल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स। आईफल टावर, ये मैं बैच में एग्जांपल्स दी थी कि रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताया था। रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताया था कि बीच में गैप छोड़ा होता है। ठीक है, और मैं बताया था कि इलेक्ट्रिकल वायर्स के बारे में बताया था कि उनको थोड़ा लूज रखा होता है। और आईफल टावर के बारे में यहाँ देख लो कि ये एक्सपैंड हो जाता है। क्यों हो जाता है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है सर, ये होता है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। और साथ में थर्मल एक्सपेंशन के साथ ये देख लो कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। थर्मल एक्सपेंशन होता है कि फिनोमिना जिससे कोई सब्सटेंस है वो एक्सपैंड करेगा गर्मियों में, समर्स या हॉट टेम्परेचर में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा, लेट्स से विंटर्स में। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 40 है, नेम द लॉ इन फिजिक्स which states that equal volume of all the gases under the same condition of the temperature and pressure contain equal number of molecules। ठीक है, तो ये होता है एवोगाड्रोस लॉ। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एवोगाड्रोस लॉ होता क्या है।
Avogadro's law states that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure have the same number of molecules. ठीक है, बोलता है कि अगर वॉल्यूम सेम है, ठीक है, जब दो गैसेस हैं या तीन गैसेस हैं उनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है, एट द टेम्परेचर, कोई भी गिवन टेम्परेचर है या प्रेशर है, तो उनमें हो गए सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2. ये हुई वॉल्यूम की सॉरी एवोगैड्रोस लॉ की डेरिवेशन, जिसमें V1 है फर्स्ट वॉल्यूम, V2 है सेकंड वॉल्यूम, N1 है फर्स्ट अमाउंट ऑफ गैस और N2 है, ये मोल्स में होती है, मोल्स में. N2 है सेकंड अमाउंट ऑफ गैस, ये भी मोल्स में होगी. ओके सर, एवोगैड्रोस लॉ की डेरिवेशन होती है V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, गिवन टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है. ओके सर, चलो क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं. द सन हीट्स द अर्थ थ्रू रेडिएशन. इसका आंसर होगा रेडिएशन. सीपीओ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आते हैं सीपीओ में एज कम्पेयर टू सीजीएल. बड़ी बार ऐसा होता है कि सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं वही रिपीट हो जाते हैं सीपीओ में. सेम क्वेश्चन, बिल्कुल ऑप्शन भी चेंज नहीं किए होते. ठीक है, तो फिजिक्स के या साइंस के पीवाईक्यू लगाने से ये है कि सारे के सारे पेपर के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी. ठीक है, गिवन आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, पहले थोड़ा सा पढ़ा हो, उसके बाद जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको पूरी समझ लग जाएगी भाई ये कैसे हो रहा है. ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इनटू ए गैसियस स्टेट, ठीक है, इनटू ए लिक्विड स्टेट ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. कि कोई गैसियस सब्सटेंस है, ठीक है, गैस है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, प्रेशर जब चेंज होगा एंड टेम्परेचर चेंज होगा. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वो प्रोसेस होती है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन मतलब, कंडेंस मतलब ठंडा करना. ठीक है, गैस को जब ठंडा करेंगे तो वो बनता है लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करके बनता है सॉलिड. कंडेंसेशन होती है कि चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैस फेज इनटू लिक्विड फेज. ठीक है, और एक बात याद रखेंगे, कंडेंसेशन को बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ कि रिवर्स वेपराइजेशन. वेपराइजेशन होती है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, और कंडेंसेशन होती है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स वेपराइजेशन. ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. हम याद रखेंगे कि होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड आर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे. डैश कोडिफाइड द फर्स्ट टू लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड डिड्यूस्ड दैट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस. ही वॉज ऑनर्ड फॉर दिस विद द नेमिंग ऑफ द कैल्विन टेम्परेचर स्केल. ठीक है, कैल्विन टेम्परेचर स्केल किसके नाम पे पड़ा हुआ है, मेन क्वेश्चन यही है.
वो बंदा है विलियम थॉमसन। ठीक है जी। थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं कि किसने बंदे ने कौन सा क्या चीज़ डिस्कवर की है। ठीक है, जैसे विलियम थॉमसन है, इसने किया कैल्विन स्केल। ओके, विलियम क्रुक्स है, इसने डिस्कवरी की है एलिमेंट थेलियम की। लुइस अल्वरेज है, इसने इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड ए रेडियो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इंडिकेटर। और हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। डिस्कवरी इसने की थी 1665 में। ओके सर, ये हम बायो में वापिस से पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है थर्मोडाइनमिक्स का, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का। द इनोवेटिव कंसेप्ट ऑफ यूजिंग सनशाइन टू कीप हाउसेज वार्म इन फ्रीजिंग विंटर्स इज कॉल्ड। वो होती है पैसिव सोलर हीटिंग। पैसिव सोलर हीटिंग में क्या होता है कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं हम। ठीक है, जब सन निकला होगा तो हीट ट्रैप हो जाएगी, और जब सन अबसेंट होगा तो सन की जो रेडिएशन हमने ट्रैप की थी, हीट ट्रैप की थी, वो रिलीज होगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पैसिव सोलर हीटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर। सिल्वर की कितनी डेंसिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मतलब कि कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ। मैक्सिमम टाइम हम कंपैरिजन करेंगे वाटर के साथ। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी होती है 10.8। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर होती है मतलब कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जब वर्ड रिलेटिव आ जाएगा ना, तो मतलब कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, डेंसिटी को वाटर के साथ। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं वाटर की डेंसिटी के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। वट विल हैपन इफ ए ग्लास बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, सील्ड विद ए लिड एंड पुट इनटू द फ्रीजर। क्या होगा जब हम पानी को कंप्लीटली पूरा फिल कर देंगे, ग्लास की बॉटल को कंप्लीटली फिल कर देंगे पानी के साथ, उसको सील कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और फ्रीजर में डाल देंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है द ग्लास बॉटल विल बी डिफॉर्म्ड, कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द बॉटल आफ्टर द वाटर फ्रीजेस, ये होगा। या इवेंचुअली द आइस विल बर्स्ट द ग्लास बॉटल, या तो आइस क्या करेगी, ग्लास बॉटल को तोड़ देगी। ऑप्शन सी है कि कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। ऑप्शन नंबर डी है वेट ऑफ द ग्लास बॉटल विल इंक्रीज आफ्टर द वाटर फ्रीजेज इनटू आइस। पहली बात, सी तो नहीं होगा। ठीक है, डी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेट ऑफ ग्लास ऑफ बॉटल विल इंक्रीज। देखो, वेट तो कभी इंक्रीज होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मास जितना हो उतना ही रहता है। ठीक है जी, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ग्रेविटी भी बार बार चेंज हो नहीं रही, मतलब कि वेट उसका चेंज नहीं होगा। दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और बात कर रहे हैं कि डिफॉर्म। मान लिया हमने कि ग्लास बॉटल डिफॉर्म हो रही है। अगर ग्लास बॉटल डिफॉर्म होगी तो उसकी इलास्टिसिटी तो वेरी वेरी लो है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी कम हो किसी चीज़ की तो वो तो या तो टूट जाएगी। ठीक है, इवेंचुअली इसका मतलब कि वो ग्लास बॉटल टूट जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्योएंट फोर्स पे, कि फोर्स एक्सक्रीटेड ऑन ऑब्जेक्ट फुली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्लूइड मीडियम, कि जब कोई चीज़ पानी में पूरी तरह या थोड़ी डूबी हुई होती है लिक्विड में, तो वो फोर्स इक्वल होती है वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड। ठीक है, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल। ठीक है जी। व्हेन प्रेशर इज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू ए फ्लूइड द प्रेशर चेंज इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड विदाउट एनी लॉस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन्स द फिनोमेना। ये बताता है, प्रेशर की बात जब चल रही है ना, बस याद रखना कि प्रेशर की बात करता है सिर्फ पास्कल। ठीक है, जब प्रेशर के बारे में बात चल रही होगी तो याद रखेंगे कि वो होगा पास्कल की बात हो रही है। जब मोल्स या मॉलिक्यूल्स की या किसी चीज़ के बारे में मोल्स की बात हो रही होगी तो बात याद रखना कि एवोगाड्रोस की बात चल रही है। और हुक्स लॉ तो हो नहीं सकता, हुक्स लॉ बात करता है सेल के बारे में, और हुक्स लॉ होता नहीं है। बर्नौलिस लॉ होता है जब कोई चीज़ हवा में उड़ रही होगी तो हम बर्नौलिस लॉ पे जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पास्कल लॉ हम यूज़ करेंगे जब वो प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। विच फोर्स हेल्प स्विमर्स फ्लोट इन द वाटर। जब वाटर में फ्लोट करने की बात आएगी ना, आंख बूंद के लगा दो बियॉन्ड फोर्स। ठीक, बियॉन्ड फोर्स होती है कि मतलब कि जितना वाटर डिस्प्लेस करेंगे हम, ठीक है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर। मतलब जितना वाटर हम डिस्प्लेस करेंगे अपनी बॉडी से, उतनी ही फोर्स पानी हम पे लगाएगा कि डिस्प्लेस, कि हमें ऊपर रखने के लिए हम तैरते रहेंगे। तैरने की बात जब आएगी तो बियॉन्ड फोर्स लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, वाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलवेज टेक ए राउंड शेप व्हेन ड्रॉप्ड इनटू द प्लेन सरफेस। ठीक है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो राउंड शेप ले लेते हैं, गोल गोल शेप ले लेते हैं, स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। किस वजह से लेते हैं? वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, मतलब पानी की एक टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि वो मिनिमम स्पेस कैरी करेंगे। किस वजह से वो टेंडेंसी होती है? वो टेंडेंसी होती है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है सर, चलो आज इतना ही रखते हैं 52 क्वेश्चंस तक। हाँ, हमने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। जो मेन चीज़ें जो एसएससी पूछ रहा है वो हमने कंप्लीट कर लिए। इससे ज़्यादा एसएससी ज़्यादा कभी पूछता है नहीं। आप बाकी PYQ लगा सकते हो। आप एक काम कर सकते हो कि आंसर्स की पुराने पेपर्स की अवेलेबल होती है पब्लिकली, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ ली है वो PYQ लगाओ वहाँ से। जो क्वेश्चंस नहीं हो पाते वो आप नोट कर सकते हो। जो बिल्कुल भी चीज़ समझ नहीं लगेगी वो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो 6005688910। ये मेरा नंबर है। आप इस पे मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास देखने के लिए।